हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बिहार बीएड 2020 का इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। तो 2020 में जो है कंप्रेहेंशन से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा गया है। तो इसमें जो है पहला सवाल इसमें देखते हैं, फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन सेंटेंस। इसमें जो है वैसा शब्द चुनना है जो कि ये दिए हुए वाक्य में इसका अपोजिट हो, उल्टा हो। तो इसमें दिया हुआ है पहला इसका, द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट। टीचर जो है, शिक्षक जो है छात्र से खुश था। तो हैप्पी यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो प्लीज मतलब क्या होता है? प्लीज मतलब प्रसन्न, लाइक मतलब पसंद करना, फेवर मतलब एहसान, किसी के फेवर में काम करना, किसी का एहसान करना। सैड मतलब दुखी। तो ये हो जाएगा द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट। हैप्पी खुशी हो गया, इसका खुशी होना, खुश होना। तो सैड इसका हो जाएगा, इसका अपोजिट सैड। तो ये हो गया आंसर हमारा। दूसरा सेंटेंस है, द सोल्जर वाज काइंड। तो कह रहा सैनिक जो है दयालु था। काइंड अंडरलाइन किया हुआ काइंड, इसका जो है अपोजिट मीनिंग को बताना। तो काइंड इसका हो गया दयालु। तो हेट मतलब हुआ नफरत करना। तो दयालु का उल्टा होगा नफरत करना, क्रूएल क्रूर। हेल्पिंग मतलब मदद करने वाला है, पीसफुल शांतिपूर्ण। तो काइंड दयालु का उल्टा क्या हो जाएगा? पीसफुल भी नहीं होगा, हेल्पिंग भी नहीं होगा, हेट भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा क्रूर, मतलब दयालु है तो कोई क्रूर है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये वर्ड क्रूर। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल पूछा गया है, चूज द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग। इसमें से जो है आपको करेक्ट चुनना है, जो जिससे कि आपका इससे मीनिंग उसका निकलता हो, सेंटेंस है उसका मीनिंग निकलता हो। तो एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसका जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वही पूछा गया है इसमें। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। तो वैसा जानवर जो कि जल और स्थल दोनों में रह सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइबरनेटर। तो हाइबरनेटर होता है शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रिय, मतलब बहुत ठंडा पड़ता है तो जो है ये धरती के अंदर चला जाता है हाइबरनेशन प्रोसेस में। और जब वही टेम्परेचर जो है वातावरण के अनुकूल होता है तो जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का इस प्रक्रिया को हाइबरनेशन कहते हैं। ये हाइबरनेटर मतलब शीत निष्क्रिय जीव जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे। तो ये नहीं होगा। एम्फीबियस किसको कहते हैं? तो जल और भूमि दोनों पर रहता है, ये हो गया उभयचर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा उभयचर, एम्फीबियस। एक्वेरियम जिसमें हम लोग मछली रखते हैं, मछली घर। एक्वेरियम हो गया मछली घर। और एक्वेटिक हो गया जलीय जीव होता है जो जल में रहने वाला, उसको हम लोग एक्वेटिक कहेंगे। तो जल और भूमि दोनों में रहने वाला हो जाएगा एम्फीबियस, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स मतलब एक से अधिक पत्नी को रखने की प्रथा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीगेमी, मोनोगेमी, बाइगेमी, मैट्रिमोनी। तो एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा हो जाएगा पॉलीगेमी, इसको कहते हैं बहुपत्नित्व। और मोनोगेमी एक हो गया, एक बाइगेमी दो हो गया, मैट्रिमोनी ये इसका हो जाएगा, ये विवाह से संबंधित होता है मैट्रिमोनी। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, ए थिंग which easily catches fire।
कह रहा है वैसा वस्तु जो आसानी से आग पकड़ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लोरोसेंट, इनफ्लेमेबल, इम्पेशेंट, आयली। तो फ्लोरोसेंट, तो ए थिंग विच इजली कैचेज फायर, वैसा वस्तु के बारे में बताना है जो आसानी से आग पकड़ता है। तो फ्लोरोसेंट, ये लाइट के बारे में, फ्लोरोसेंट जो है एक प्रकार का लाइट होता है, तो इसे जो है आग नहीं पकड़ता। इनफ्लेमेबल, तो इसको कहते हैं ज्वलनशील, जो आग के संपर्क में आते ही आसानी से जलने लगता है। तो ये जैसे हो गया पेट्रोल, तो वो हो गया इनफ्लेमेबल। इम्पेशेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसका बेताब, इसका कोई इससे रिलेटेड नहीं है। आयली, इसका हो गया तेलीय। तेलीय मतलब कौन सा तेल होगा इसमें तो पता नहीं चल रहा है इसमें, तो यहाँ पर होगा इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अनमैरिड मैन, एन अनमैरिड मैन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैचलर, या फिर माइजर, या फिर मास्टर, मास्टर, या फिर फ्री, क्या कहते हैं? एन अनमैरिड मैन, जिसका शादी नहीं हुआ वैसा व्यक्ति, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री, फ्री स्वतंत्र। इसका कोई यहाँ पर मास्टर, मास्टर मतलब कोई भी चीज़ में निपुण, तो ये भी नहीं कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, फ्री भी नहीं होगा, मास्टर भी नहीं। माइजर, माइजर मतलब कंजूस, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा बैचलर मतलब सिंगल। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, वैसा जानवर जो घास को खाता है या फिर घास पर निर्भर करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्निवोरस, हार्बीवोरस, या फिर इंसेक्टिवोरस। नन ऑफ दीज। तो ऐसा जानवर जो घास खाता है या फिर घास पर निर्भर रहता है, कार्निवोरस होता है मांसाहारी, मांस भक्षी, तो ये हो गया। हार्बीवोरस जो घास पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा हार्बीवोरस, ये आंसर हो जाएगा। और इंसेक्टिवोरस जो कीड़ा मकोड़ा खाता है, इंसेक्ट को, तो इसमें जो है इस तरह से इतना सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है फ्रेजल वर्ब से। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें से आपको सही का चुनाव करना है, उसका सही विकल्प का चुनाव करना है। ये हो गया 8वां सवाल हो गया। वी मस्ट गिव अप
गिव अप मतलब होता है त्याग देना। आवर बैड हैबिट्स, इसका विकल्प दिया हुआ है क्रिएट, लिव, कंटिन्यू, कीप अवे। तो वी मस्ट गिव अप अवर बैड हैबिट्स, हम लोगों को अपना बुरी आदत छोड़ना चाहिए। तो इसका गिव अप अंडरलाइन किया है, उसका बताना है करेक्ट मीनिंग अल्टरनेटिव में, जो 4 अल्टरनेटिव दिया है उसका। क्रिएट मतलब होता है कोई चीज़ बनाना या निर्माण करना, क्रिएट। लिव मतलब हुआ छोड़ना। तो गिव अप मतलब भी होता है बुरी आदत को छोड़ना, लिव मतलब भी छोड़ना। तो इसका विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। कीप अवे इसका होता है दूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार पटेल वाज आयरन मैन। कह रहा है सरदार पटेल जो है आयरन मैन लौह पुरुष थे। इसका विकल्प हमको बताना है सही से में। तो पहला इसका क्या मीनिंग निकलता है? लिबरल मैन। दूसरा ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति जिसमें है, वैसा आदमी जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। तीसरा है एंग्री मैन। चौथा है नॉट केयरिंग। तो सरदार पटेल वाज आयरन मैन, सरदार पटेल जो है एक लौह पुरुष थे। तो लिबरल मैन मतलब इसका उदार आदमी थे, ऐसा नहीं होगा लिबरल मैन। ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, वैसा व्यक्ति। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। एंग्री मैन क्रोध व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। नॉट केयरिंग देखभाल करने वाला नहीं या फिर मदद करने वाला नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय वाज नॉक्ड डाउन। The boy was knocked down. तो नॉक डाउन इसका पूछ रहा है करेक्ट मीनिंग बाय ट्रैक। तो इसका मीनिंग होगा पहला इसका वास्ट अवे, दूसरा रिमूव्ड, क्रश्ड डाउन, लास्ट में है पुश्ड। तब बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ट्रक, कह रहा है एक ट्रक के द्वारा लड़का को मार गिराया गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो वास्ट अवे मतलब बाहर ले जाना। तो वो नॉक डाउन मतलब होता है मार गिराना, नॉक डाउन। वास्ट अवे मतलब बाहर ले जाना। रिमूव्ड मतलब हटाना। क्रश डाउन इसका भी मतलब होता है कुचलना, नीचे कुचलना।
पुस्ट मतलब धक्का देना, तो लड़का को धक्का तो नहीं दिया गया था। नॉक डाउन मतलब मार गिराया गया, कुचल दिया। तो क्रश डाउन इसका आंसर हो जाएगा, नीचे कुचल दिया। इसका आंसर नॉक डाउन का क्रश डाउन। ये फ्रेजल वर्ब है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To read between the lines. To read between the lines. तो इसका अर्थ क्या होगा? टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू सस्पेक्ट, टू रीड केयरफुल्ली, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, hidden meaning of the writer, to do useless thing, इसमें कह रहा टू रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइनों के बीच में पढ़ना। तो दो लाइन के बीच में क्या रहेगा? कुछ नहीं। दो लाइन के बीच में क्या? तो इसका मतलब होता है फ्रेज है, इसका जो है ये गूढ़ार्थ ढूंढना, मतलब किसी वाक्य में गूढ़ अर्थ जो छुपा हुआ है उसको निकालना। तो इसीलिए कहा गया टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू सस्पेक्ट इसका मतलब होता है संदेह करना। टू सस्पेक्ट यह हुआ संदेह करना। तो इसका मतलब नहीं निकल रहा, गूढ़ अर्थ निकालना, संदेह करना होगा नहीं होगा। टू रीड केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक पढ़ना, ये भी नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, करा लेखक के द्वारा लिखे गए हिडन मीनिंग मतलब छुपे हुए मीनिंग को या फिर गूढ़ अर्थ को समझना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। टू डू यूजलेस थिंग्स इसका होता है बेकार की बातें करना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें टू रीड बिटवीन द लाइन्स गूढ़ अर्थ निकालना, इसका आंसर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स, वन शुड नॉट मेक irrelevant remarks। irrelevant remarks मतलब होता है अप्रासंगिक टिप्पणी। मतलब जो वाक्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला रीजनेबल दिया हुआ है विकल्प, मीनिंगफुल, नॉट बीइंग टू द पॉइंट,
नॉट बीइंग टू द पॉइंट। और लास्ट में दिया हुआ है यूजफुल। तो इसमें कह रहा है वन शुड नॉट, मतलब किसी को इररिलेवेंट और प्रासंगिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मतलब बिना मतलब का बात नहीं करना चाहिए। और प्रासंगिक टिप्पणी रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, और प्रासंगिक टिप्पणी का रीजनेबल नहीं होगा। मीनिंगफुल मतलब कोई भी चीज़ का मीनिंगफुल उपयुक्त, तो ये भी नहीं होगा। और प्रासंगिक का मीनिंगफुल नहीं होगा। नॉट बीइंग टू द पॉइंट मतलब सब्जेक्ट से अलग बोलना, नॉट बीइंग टू द पॉइंट, तो ये हो जाएगा। और प्रासंगिक इसमें हो जाएगा। यूजफुल मतलब लाभदायक होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में पूछा गया है 3 जो है प्रीपोजिशन से सवाल पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। इसका होता है, इसमें दिया हुआ है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है अदरवाइज, लेस्ट, और इल्स। तो इसका मीनिंग बन रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज यहाँ पर इसका मीनिंग हो रहा है अन्यथा। तो लेस्ट इसका मीनिंग होगा ऐसा ना हो कि, या फिर या हो गया इल्स, इल्स मतलब वरना। तो यहाँ उपयुक्त प्रीपोजिशन आपको चुनना है। वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, तो यहाँ आ जाएगा ये सही होगा हमारा। तो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू शुड फॉल, वर्क कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम्हें फेल होना चाहिए। इसका मीनिंग गलत बन रहा है यहाँ पर। या फिर वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम करो या तुम फेल हो जाओ, इसका भी मतलब भी नहीं बन रहा है वरना। तो यहाँ पर उपयुक्त आ रहा है लेस्ट, तो इसको हम लोग इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सेल्ड डैश द रिवर। इन ऑन एट डाउन। तो वी सेल्ड हम लोगों ने सेल्ड नदी किनारे तैरे। तो सेल इसका होता है फ्रेज, प्रीपोजिशन होता है फ्रेजल वर्ब। सेल डाउन फ्रेजल वर्ब है सेल डाउन। नदी की दिशा में तैरना, नदी की दिशा में सेल डाउन, या फिर हम लोग बोलते हैं धारा की दिशा में तैरना, धारा की दिशा में तैरना। सेल डाउन का मतलब होता है, तो वी सेल डाउन हम लोग धारा की दिशा में तैरे। तो इसका तो मीनिंग यही हो जाएगा सेल डाउन। यहाँ पर इन ऑन एट, तो ये इसमें जो है आपको फ्रेजल वर्ब आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट लीस्ट, एट लास्ट,
he yielded dash the temptation, टेम्पटेशन प्रलोभन, इल्ड मतलब प्राप्त करना, तो अंत में एट लास्ट अंततः वह प्रलोभन में फंस गया। ही इल्डेड द टेम्पटेशन, तो इसका इसमें जो है इसका मीनिंग हो जाएगा फॉर, अबाउट, प्रीपोजिशन हमको भरना है, टू, विद, तो इसमें इल्ड टू होता है, एट लास्ट ही इल्ड टू, तो इसमें प्रीपोजिशन भरेंगे इल्ड टू द टेम्पटेशन। तो इसमें प्रीपोजिशन इसमें आपको आपस में पढ़ना चाहिए, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब इसमें इम्पोर्टेंट है, और फिर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें आपको पढ़ना चाहिए। प्रीपोजिशन एक हो गया, ये आपको श्योर पूछेगा प्रीपोजिशन, आइडम्स एंड फ्रेज, आइडम्स एंड फ्रेज, फिर जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द उसमें आपको तैयार करना चाहिए, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चार चीज़ अनेक शब्दों के बदले वो भी पूछा जाता है, तो ये चार चीज़ें आप जो है श्योर पढ़ेंगे, तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।